हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं कमांडर संदीप धवन। ये मेरा न्यू चैनल इनसाइटफुल जियो पॉलिटिक्स की जगह पे अभी इनसाइटफुल नॉलेज के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि इनसाइटफुल जियो पॉलिटिक्स पे मैं अपने आर्टिकल्स लिखता हूं insightful.co.in पे, एज वेल एज आप जानते हैं कि ट्विटर पे, जहाँ पे आपने मुझे बहुत ही प्यार सम्मान दिया और पिछले 2 सालों में जहाँ जब मैंने ज्वाइन किया उसको, तो आपने काफ़ी वहाँ पे सराहा मेरे को। इसके साथ साथ ही मैं इंडिया के लीडिंग थिंक टैंक ऑर्गेनाइजेशन चाणक्य फोरम के साथ जुड़ा हुआ हूँ, जहाँ पे मैं उनका एक स्ट्रेटेजिक अफेयर्स, मिलिट्री अफेयर्स पे राइटर हूँ। और साथ साथ ही गूगल की भी बहुत कृपा रही है कि अगर आप मेरे नाम की बजाय अगर आप सर्च करें इंडिया टॉप जियो पॉलिटिकल राइटर्स ऑन ट्विटर, तो उसमें नाम मेरा कहीं चौथे या पांचवें नंबर पर उभर कर सामने आता है। हालांकि मेरे से बहुत ही ज़्यादा जानकार, बहुत ही सीनियर एनालिस्ट और जियो पॉलिटिकल राइटर्स, स्ट्रेटजिक अफेयर राइटर्स एंड एनालिस्ट अवेलेबल हैं, लेकिन पता नहीं गूगल को मेरे से क्या लगाव है। तो ये एक चैनल मैं आपके साथ समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसमें हम बातचीत करेंगे जियो पॉलिटिकल अफेयर्स की, मिलिट्री अफेयर्स की, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स की, और मेन मुद्दा रहेगा इंडिया, भारत और इसके आसपास के जितने भी देश हैं कि इंडिया को आगे कैसे बढ़ाया जाए। इंडिया अगर कहीं लैग कर रहा है, कहीं उसकी कोई कमी है, तो उससे कैसे उभरा जाए, और अगर कहीं भारत जो है अच्छा कर रहा है, तो उसको पूरी दुनिया के सामने, विश्व के सामने कैसे प्रस्तुत किया जाए। ये छोटे छोटे वीडियोस होंगे जिनमें आपको भरपूर जानकारी मिलेगी। ये आप अगर यूपीएससी के स्टूडेंट हैं या डिफेंस स्टूडेंट हैं, डिफेंस कॉलेजेस में और डिफेंस यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ जहाँ आप पढ़ाई कर रहे हैं, अपने हायर कमांड कोर्सेज कर रहे हैं, या केवल एक जागरूक भारतीय नागरिक हैं जो भारत क्या कर रहा है इन सब क्षेत्रों में, उसके बारे में जानकारी रखना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो शुरुआत आज मैं करूंगा भारत से कि भारत इस समय कहां खड़ा है और भारत किस दिशा में जा रहा है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि अगर आप याद रखें 2010 में जब अमेरिकन प्रेसिडेंट ओबामा भारत आए थे, तो उन्होंने कहा था कि भारत एक उभरता हुआ सुपर पावर नहीं है, भारत एक उभर चुका सुपर पावर है। यानी कि उन्होंने हमारे को एक सुपर पावर ऑलरेडी कह दिया था। अब ये एक पॉलिटिकल जुमला भी हो सकता है, वो भारत के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे थे या जो भी कहें, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि आने वाले समय में भारत एक विश्व की जानी मानी शक्ति होगा, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे मिलिट्री हो या टेक्नोलॉजिकल हो। और यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि किसी भी देश को अगर आगे बढ़ना है, तो ये 3 मुद्दे जो हैं उसके सामने हमेशा सर्वोपरि होने चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट होने चाहिए, जो है इकोनॉमी, मिलिट्री एंड टेक्नोलॉजी। मिलिट्री को हम एक अलग ही टाइम पे डिस्कस करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि एक बहुत ही लंबा चौड़ा टॉपिक है। लेकिन आज इस वीडियो में हम डिस्कस कर देंगे कि भारत इकोनॉमिकली कहाँ पे आज खड़ा है, टेक्नोलॉजिकली आज कहाँ खड़ा है और किस दिशा में जा रहा है। तो इसमें अगर आप इकोनॉमिकली बात करें तो भारत 19वीं सदी तक विश्व की नंबर 1 इकॉनमी रहा है। केवल
15वीं सदी में एक छोटा सा डिप आया था जिसमें चीन भारत से आगे निकल गया था। उसके अलावा भारत हमेशा फॉर लॉन्ग लॉन्ग टाइम एक विश्व की बहुत बड़ी इकॉनमी रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एक विश्व के जाने माने इकोनॉमिस्ट जिनका नाम मैं आपको अभी बताता हूं, एंगस मेडिसन है, उन्होंने इसके बारे में कहा है। तो ग्रेट पावर बनने के लिए टेक्नोलॉजी भी आनी चाहिए, जैसे हमने डिस्कस किया, और इकोनॉमी भी होनी चाहिए। तो ये दोनों चीजें कहां से आती हैं? ये आती हैं एजुकेशन से। अगर आपका देश जो है अगर एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत ही प्रगति कर रहा है, अच्छा कर रहा है, आप दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी देश को उठा के देख लीजिए, अगर वो एजुकेशन में पीछे हैं, अगर वो शिक्षा में पीछे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे, चाहे उनके पास कितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हो, चाहे उनके पास गोल्ड हो, डायमंड हो, या यूरेनियम हो, या किसी भी तरह की कोई भी चीज़ हो, वो आगे तभी बढ़ पाते हैं जबकि एजुकेशन हो। और भारत 19वीं सदी तक एक सोने की चिड़िया क्यों माना जाता था? क्योंकि भारत के पास थी एजुकेशन। आप चाहे तक्षशिला ले लें, चाहे नालंदा ले लें, ये विश्व की सबसे बड़ी से बड़ी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स थी, यूनिवर्सिटीज थी। और यहाँ पे दूर दूर से हजारों की संख्या में लोग मैथ्स, साइंस, मेडिसिन, लॉजिक, इकोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी और विभिन्न विभिन्न तरह के जो सब्जेक्ट्स थे उन पे यहाँ पे एजुकेशन लेने के लिए आते थे। 1930 तक भारत जो था विश्व की 5 बड़ी इकोनॉमीज में आता था। तो ये हमारी एक पावर थी, ये हमारी एक पहुंच थी इस दुनिया में। लेकिन आज देख लीजिए क्या है हमारा हाल। विश्व की 150 जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं उसमें भारत का नाम कहीं पे भी नहीं है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस 155 नंबर पे आता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुंबई या बॉम्बे 172 नंबर पे आता है। केवल भारत की 8 यूनिवर्सिटीज हैं जो कि 500 के अंदर आती हैं। उसके अलावा कोई यूनिवर्सिटी नहीं आती, चाहे वो भारत में बहुत बड़ी दिग्गज यूनिवर्सिटी हो। तो ये एक हमें बहुत ही समझने वाली चीज है, एक कि कहां हम थे और कहां पहुंच गए, और उसका क्या रीजन रहा है वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हम केवल डिस्कस करेंगे हम कहां हैं और हम कहां जा रहे हैं। आज अगर आप देखें तो एक बहुत ही बड़ी इंडेक्स होती है, उसे कहते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। भारत उसमें नंबर 40 पर है, 40वां नंबर है भारत का। और लोअर मिडिल इनकम में भारत का नंबर 1 है। इसके साथ साथ ग्लोबल टैलेंट इंडेक्स में भी भारत कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कर रहा है। इंडिया स्कोर्स लो इन दैट, और दैट इज नॉट अ वेरी गुड साइन। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे पूरे विश्व में, अगर आपको चेक करना है, आपको समझना है कि वो देश टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में या कॉम्पिटिटिवनेस के क्षेत्र में अच्छा कर रहा है, तो आपको और कुछ नहीं देखना है, बस आपको यह देखना है कि वहां की महिलाएं कैसा कर रही हैं। अगर आप देखेंगे कि महिलाएं अच्छा कर रही हैं तो वो देश जो है उसके लिए बहुत बड़ी आशा है, क्योंकि उनकी इकोनॉमी, उनकी टेक्नोलॉजी तभी प्रगति करेगी जब आप वहां की महिलाओं को साथ लेके चलेंगे। इस मामले में भारत जो है बीच बीच में ठीक ठीक कर रहा है। उसमें यह है कि भारत की जो महिलाएं हैं, अगर आप नीचे स्तर पे ले लें
तो काफ़ी अच्छा कर रही हैं। लेकिन अगर आप चाहें कि वो बहुत बड़ी कंपनी की कोई सीईओज हैं या उनका बहुत आगे प्रोग्रेस कर रही हैं टॉप लेवल पे, तो ऐसा नहीं हो रहा है। सो इसका मतलब ये हो गया कि भारत कुछ कुछ अच्छा कर रहा है लेकिन कुछ कुछ अच्छा नहीं कर रहा है। इसके साथ साथ ग्लोबल सिटीज टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स एक आती है, जिसमें भारत के बड़े बड़े शहरों में जैसे कि बैंगलोर हुए, इनका नंबर 125 पर आता है, जो कि बहुत ही दूर है टॉप सिटीज में वर्ल्ड की। इसके बाद मुंबई है 135 पे, चेन्नई 142, पूना 146, हैदराबाद 147, दिल्ली 159 और कोलकाता 162, 162 नंबर पे आता है। तो ये जो सिटी प्लानर्स हैं, ये जो स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स हैं, इन सबको गौर करने की ज़रूरत है कि क्या लैग कर रहा है, क्या रह रहा है हमारे इन शहरों में, जो कि हम कॉम्पिटिटिव नहीं हो पा रहे हैं। बैंगलोर जो कि सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया या एशिया के नाम से कह लीजिए या ईस्ट के नाम से कह लीजिए, अगर 125वें नंबर है तो ये कोई बहुत ही गर्व की बात नहीं है, और इसे हमें सुधारना है और हम मिलकर सुधारेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी जगह है जहां हमें आशा की किरण दिखती है, क्योंकि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पेनिट्रेशन इंडेक्स को आप देखेंगे तो उसमें इंडिया जो है, भारत नंबर 1 पे है, और हर कैटेगरी में, चाहे वो एजुकेशन हो, फिनेंस हो, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या मैन्युफैक्चरिंग, भारत हर जगह नंबर 1 पे है। ये एक बहुत बड़ी बात है और एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मजे की चीज ये है कि इसमें महिलाएं जो हैं वो पुरुषों को कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं। और यही रीजन है जो मैंने आपको इसके पहले बताया था कि किसी भी देश की प्रगति अगर आपने चेक करनी है तो आप पूरी प्रगति नहीं, केवल महिलाओं की प्रगति चेक कर लीजिए और आपको पता लग जाएगा। अब भारत जो है, अभी जैसे मैंने आपको डिस्कस किया था कि 1930 तक भारत जो था टॉप 5 इकोनॉमीज में रहा है। खुशी की बात यह है कि भारत फिर से एक बार टॉप 5 इकोनॉमीज में आ गया है, और इस समय भारत की जो इकोनॉमी है वो 3.5 ट्रिलियन डॉलर हो गई है। तो हम जर्मनी और जापान से थोड़ा ही पीछे हैं। जर्मनी की जो है 4 ट्रिलियन डॉलर है और जापान की जो है 4.3 ट्रिलियन डॉलर है। और जिस तरह से हमारे देश की लीडरशिप काम कर रही है, जिन्होंने एक मुद्दा उठाया है कि 5 ट्रिलियन या 5 ट्रिलियन की इकॉनमी हमें करनी है, तो वो दिन दूर नहीं अगर हम सही कदम उठाते चले। तो इन सब में अगर आप देखें यूरोप का जो हाल हुआ है, और यूरोप की जो इकोनॉमिक डिमाइस, एक तरह से जो एक मृत्यु हुई है, वो एक बहुत ही गंभीर समस्या है और उसको रिसर्च करने की जरूरत है हर एक देश को, हर एक कंट्री को। उन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग जो है शिफ्ट कर दी चाइना की तरफ, और ये एक बहुत ही उनके लिए हानिकारक कदम रहा, क्योंकि इस समय जो दुनिया की, जो विश्व की टॉप 5 मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज हैं, उनमें बहुत ही कम ऐसी कंट्रीज हैं जो कि यूरोप में है। उसमें मैं आपको बताता हूं कि टॉप 5 में अगर आप लेते हैं तो सबसे टॉप पे तो चाइना है, जो 28.7% विश्व की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो चाइना करता है। उसके बाद यूएसए है 16.8 पे, जापान है 7.5 पे, जर्मनी है 5.3 पे। तो यूरोप में केवल एक जर्मनी है जो कि इस समय किसी उपलब्धि के लायक है,
और सब इकोनॉमीज जो हैं वो मैन्युफैक्चरिंग की तरफ ध्यान नहीं दे रही हैं। और ये बहुत स्पेशली स्पेन, इटली, ग्रीस, पोर्चुगल, ये इन्होंने सब अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग है चाइना की तरफ शिफ्ट कर दी है और इनकी इकोनॉमी डूब गई है। भारत जो है इस समय 5वें नंबर पे है और 3.1% या कह लीजिए 3.1% वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग जो है वो भारत में होती है। लेकिन वंस अगेन आप अगर मार्जिन देखें 28.7% चीन का है, भारत का 3.1% है। तो ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, हालांकि हम 5वें नंबर पे हैं, लेकिन हमारे पास बहुत गुंजाइश है कि हम आगे बढ़ें, हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग को इम्प्रूव करें। और मैन्युफैक्चरिंग जैसे अभी आपको मैंने पहले बताया था कि ग्लोबल सिटीज कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, इनोवेशन इंडेक्स, ये बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको अगर आप सोचें केवल आप मैन्युफैक्चरिंग कर लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे तो वो नहीं हो सकता है। साथ साथ जैसे मैंने आपसे कहा कि यूरोप में मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम है, तो ये भी याद रखिए कि उनकी जो देश जो है उनके साइज बहुत छोटे हैं, तो वो टॉप 10 इनोवेटिव इंडेक्स में, सिटीज इंडेक्स में आते हैं। लेकिन जब मैन्युफैक्चरिंग आती है, बिकॉज वो देश छोटे हैं, तो वो इतनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनकी जनसंख्या ही इतनी नहीं है। फिर भारत की एक सबसे बड़ी उपलब्धि वो है कि 22% जो है 22% जो भारतीय वर्कर्स हैं, एक सर्वे हुआ था उसमें पाया गया था कि सबसे ज्यादा इन्वॉल्व है भारतीय। जो भारतीय वर्कर है, आप सोचते होंगे कि भारतीय वर्कर कामचोर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। 22% जो कि सबसे हाईएस्ट है इन्वॉल्वमेंट इन द वर्क रेशियो, वो भारतीय वर्कर का है। और बट उसके बावजूद, उसके अलावा भारतीय जो वर्कर का जो आउटपुट है, जो उपलब्धि है, वो केवल 1/7 ओके 1/7 जो है वो अमेरिकन वर्कर की है। क्या रीजन है इसका? ये क्यों है ऐसा? ये इसलिए है कि ऑटोमेशन जो है भारत में वो बहुत ही कम है। तो अगर भारतीय वर्कर जो है, कामगार जो है, वो 22% जो है हर समय इन्वॉल्व है अपने काम में, जो कि विश्व में सबसे बड़ी चीज है, लेकिन केवल 3 रोबोट है इस समय 10,000 वर्कर पे भारत में, जबकि विश्व का जो औसत है वो है 74 रोबोट्स पर 10,000 वर्कर्स। तो आप सोच लीजिए कितना बड़ा गैप है कि आदमी काम करता जा रहा है, लेकिन आदमी के काम करने की और मशीन के काम करने की स्पीड या एक्यूरेसी या बहुत सारी अदर दूसरी चीजें होती हैं, वो अलग होती हैं। तो आदमी काम लेता है, वर्कर काम लेता है, लेकिन वो मशीन जो है उसकी काम को आगे बढ़ा देती है। इसके अलावा एक बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक जो आउटलुक भारत से आया है वो ये है कि एक सर्वे हुआ था जिसे कहते हैं व्हाट वरीज द वर्ल्ड, कि विश्व को, दुनिया को सबसे ज्यादा किस चीज की चिंता है। तो उस जो सर्वे का जो निचोड़ निकला था कि 72% जो भारतीय जो है वो ऑप्टिमिस्टिक है, वो बहुत ही आशावादी है। कि मिलिट्री जो है एक बहुत बड़ा टॉपिक है और इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा कि हम कैसे मिलिटरली मात खा गए, हमारी जो शक्ति थी वो कैसे कम हो गई और हम कुछ 100 सालों के लिए हमारे को बाहर वाले ने कैसे रूल किया। अब हम बात करेंगे कि इनके सॉल्यूशन क्या है, क्या हम कैसे आगे अपने देश को बढ़ा सकते हैं, कि संक्षेप में हम कैसे इनके कुछ टिप्पणियां इस पर कर सकते हैं। तो सबसे चीज ये बड़ी आती है कि R&D पे भारतीय कंपनी जो है वो बहुत कम काम करती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे।
तो उसमें 3 उनको अपना जो बजट है उसको बढ़ाने की पहल करनी पड़ेगी. They have to increase their R&D 3 times. That is one very important thing जो कि भारत में इस समय नहीं हो रहा है. फिर जैसे मैंने आपको भी बताया था कि ऑटोमेशन, तो ऑटोमेशन में बहुत ज़्यादा गुंजाइश है. 3 रोबोट हर 10,000 पे और 74 रोबोट 10,000 पे, जो कि वर्ल्ड का औसत है. बड़े देशों का नहीं, बड़े देशों का तो 100 से ऊपर का औसत है. उस पर गौर करने की जरूरत है. फिर भारत में बड़ी कंपनियां नहीं है. 600 कंपनियां जो हैं भारत में इस समय वो बड़ी हैं, लेकिन इनमें से एक भी ऐसी कंपनी नहीं है जो कि विश्व की 100 बड़ी कंपनियों में कहीं सामने आती हो. तो एक ये बहुत बड़ी जरूरत है, क्योंकि बड़ी जो कंपनी होती हैं उनमें बहुत पावर होती है, एक मोमेंटम होता है, एक पैसा होता है उनके पास कि वो R&D पे, रिसर्च डेवलपमेंट पे लगा सकें, अपनी मनी पावर की मसल को यूज कर सकें, और एफिशिएंसी होती है उनके पास. सिमिलरली फार्म सेक्टर एक बहुत ही दुखद बात रही है भारत में कि जैसे ही फार्म सेक्टर का हम लोग उसका उत्थान करना चाहते हैं तो वो करने नहीं दिया जाता है, चाहे वो पॉलिटिकल रीजन हो या एक्सटर्नल जो बाहर से शक्तियां हैं उसको नहीं चाहती. क्योंकि अगर ये रिफॉर्म हो जाए, फार्म सेक्टर रिफॉर्म हो जाए, मिलिट्री रिफॉर्म्स हो जाए, और जो इंडिया के लेबर लॉज हैं ये रिफॉर्म्स हो जाएं, तो भारत एक चमकता हुआ सितारा उभर के आएगा. तो ये एक बहुत बड़ी चीज है. और इस समय अगर आप देखें तो 400 मिलियन 700 मिलियन फार्मर्स जो हैं वो भारत में बहुत ही छोटे फार्मर्स हैं, और ये छोटे छोटे गांव में रहते हैं. उनमें एक फार्मर के ऊपर 6-6, 7-7 फैमिली सदस्य जो हैं वो उनके ऊपर निर्भर करते हैं. तो जैसे चीन में हुआ था कि रूरल टू अर्बन मूवमेंट, वो भारत में करने की जरूरत है. 145 मिलियन भारतीय जो हैं इनको गांव से शहरों की तरफ आना चाहिए और प्रोडक्शन में लगना चाहिए, ना कि अपने खेतों में काम करना चाहिए. क्योंकि अगर आप देखेंगे जो भारत का जो किसान का जो प्रोडक्शन है जो वो बहुत ही कम है. जो 400 किसान भारत में प्रोड्यूस करते हैं एक साल में, वो एक अमेरिकन किसान अकेला प्रोड्यूस कर देता है. तो इसका मतलब 400 में उसमें डिवाइड हो गई आपकी इनकम, और वो एक बहुत अच्छी बात नहीं है. इसका मतलब प्रोडक्टिविटी जिस तरह से हमने वर्कर की बात की थी उसी तरह से किसान की भी कम हो गई. और फार्म जो रिफॉर्म्स हैं अगर वो होंगे तभी, क्योंकि किसी भी कंट्री ने अगर लोअर इनकम से मिडिल इनकम में आने की कोशिश की है तो उसमें फार्म रिफॉर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे हैं, और फार्मर्स का उसमें बहुत बड़ा हाथ रहा है. साथ ही ये जो मैंने आपको बताया कि 145 मिलियन जो हैं फार्मर्स, इनको शहरों की तरफ 2030 तक आना चाहिए एंड मैन्युफैक्चरिंग में लगना चाहिए. ये मैं शुरू से कहता आ रहा हूं कि भारतीय जो है इनको लो टेक की बजाय हाई टेक इंडस्ट्री में काम करना चाहिए. हमें उनको एजुकेशन ऐसी देनी चाहिए कि वो हाई टेक इंडस्ट्री में काम कर सकें. वो एम होना चाहिए, और उसके बाद हम देख सकते हैं कि क्या हमारी पहुंच रही है. एक और सॉल्यूशन है, उसे कहते हैं क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन. मतलब ये कि अगर आपके पास कोई पुरानी चीजें हैं, पुरानी टेक्नोलॉजी है, आप उसको डिस्ट्रॉय करें, घबराएं नहीं, उसको डिस्ट्रॉय करें. न्यू टेक्नोलॉजी लाएं, न्यू मेथड्स लाएं, नए प्रोडक्शन के तरीके ढूंढें जिससे कि आप आगे बढ़ सकें. अगर आप पुराने ही तरीकों पे फंसे रहेंगे, अड़े रहेंगे, तो अगर आप अपने चारों तरफ भी देख लें तो जो नई न्यू टेक कंपनीज हैं, नए तरीके जो यूज कर रही हैं वही सक्सेसफुल हो रही हैं, और 100-100, 2-2 साल पुरानी कंपनीज बंद हो रही हैं क्योंकि वो अपने पुराने तरीकों पे ही फंसी हुई हैं.
एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा बदलाव लाने की ज़रूरत है। जैसे आपको मैंने बताया कि टॉप 150 में एक भी इंडियन यूनिवर्सिटी नहीं है, जो कि एक बहुत ही दुखद खबर है। भारत की जनसंख्या 50% जो भारतीय हैं वो 25 साल से नीचे है। तो उस शक्ति को हमें टैप करना है, उस शक्ति को आगे लेके आना है, सो दैट हम मिड इनकम ट्रैप में भी ना फंस जाएं। जहां आप देखें चाइना फंस चुका है इस समय, और इसके बारे में हम आगे कभी बात करेंगे कि चीन जो है मिड इनकम ट्रैप में कैसे फंसा है। तो लास्ट बात मैं आपको बताऊंगा, और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भारतीय जो है इस समय विश्व में चारों तरफ फैले हुए हैं। टॉप कंपनीज, 12 वर्ल्ड की टॉप कंपनीज के जो सीईओज हैं वो भारतीय हैं। टॉप इंस्टीट्यूट्स, टॉप वर्ल्ड बैंक कह लीजिए, चाहे IMF कह लीजिए, या किसी भी और इंस्टीट्यूट में भारतीय छाए हुए हैं। तो अगर भारत सरकार उनको टैप करे, उनको लेके आए, उनको यहाँ पे फैसिलिटी दे कि आप भारत सरकार के साथ मिलकर काम करें और नए तरीके, इनोवेटिव तरीके, न्यू टेक्नोलॉजी को हम भारत में लेके आए, तो इससे बढ़िया कुछ और नहीं हो सकता है। तो आज मैं यहाँ अपनी बात को यहीं रोकता हूँ, क्योंकि हमने काफ़ी लंबी चौड़ी बात की, और इसी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा अपनी अगली टॉप में, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि एक एक मुद्दे को लेके आगे बढ़ेंगे, और स्पेशली मिलिट्री अफेयर्स को लेके आगे बढ़ेंगे कि मिलिटरली भारत जो था वो कहाँ पीछे छूट गया, और कहाँ कहाँ खामियां रह गई, और आगे फ्यूचर में क्या है। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूँ कमांडर संदीप।